नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है असमंजस। मैं सोच रही थी कि इतने दिनों बाद अपनी प्रिय सहेली मीता के घर अचानक पहुंचकर उसे सुखद सरप्राइज दूंगी, पर उसके घर के वातावरण में घुली बोझिलता ने मेरे उत्साह पर पानी फेर दिया था। स्थिर कदमों से मैं भी उसके पीछे पीछे चाय बनवाने रसोई में पहुंच गई। थोड़ा सा कुरेदते ही लावा उबलकर बाहर फूट आया था। मैं और सनत काफ़ी समय से बच्चा पैदा करे या ना करे इस बात को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि दोनों ही अपने अपने करियर में अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। अब जब मेरी कंपनी ने महिला कर्मियों को एक फ्रीजिंग की सुविधा दे दी है तो हमने राहत महसूस की कि चलो इस काम को फ़िलहाल टाला जा सकता है। लेकिन मम्मी जी को पता चला तो नाराज़ हो गई। उनके अनुसार हर काम उचित वक्त पर किया जाना ही बेहतर होता है। वे घर में कब से बच्चे की किलकारी सुनने को तरस रही है। उनके अनुसार मेरी डिलीवरी से लेकर बच्चे के लालन पोषण तक की सारी जिम्मेदारियां जब वे ओढ़ने को तैयार हैं तो हम उन्हें इस सुख से क्यों वंचित रख रहे हैं। वे कहती हैं जब वे नहीं रहेंगी हम दोनों की भी बच्चे पैदा करने व पालने की उम्र नहीं रहेगी, तब फ्रीज्ड एग से बच्चा पैदा करने का क्या औचित्य है, और वह भी तब जब इससे सफलता का प्रतिशत 20 से 25% है। बात तो उनकी सही है। सारी बात जानकर मैं भी सोच में पड़ गई थी, लेकिन हम तो फिर भी असमंजस में आ गए ना। मीता की समस्या का मेरे पास कोई समाधान न था। घर लौटते लौटते तन्वी को होमवर्क की चिंता में मीता की समस्या मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। घर में घुसते ही मैंने पुकार लगाई, तन्वी आज का होमवर्क इंग्लिश टीचर ने इंटरनेट पर आर्टिकल दिया था। अरे वह तो बहुत आसान है, पहले नेट के सब फायदे लिख दो। जैसे इससे एक क्लिक पर ही किसी भी विषय से जुड़ी समस्त जानकारी 1 सेकेंड में मिल जाती है। समय की बचत, 50 किताबें जुटाने खंगालने की माथापच्ची नहीं। फिर इंटरनेट से होने वाली हानियाँ, बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म, नेट पर अति निर्भरता आदि आदि। वो सब मैडम ने बता दिया था मम्मा, मैंने लिख भी लिया है। मेरे धारा प्रवाह भाषण को बीच में ही रोकने का प्रयास करती तन्वी बोल उठी, तो फिर क्या समस्या है? मैं हैरान थी। मैंने कब कहा कोई समस्या है, पर मेरे दिमाग में एक उलझन है। मैडम जब भी लिखने को कोई विषय देती है तो पहले पक्ष में तर्क देती है, फिर विपक्ष में, अंत में उपसंहार लिखवाकर मझधार में छोड़ देती है। कोई यह तो बताए इंटरनेट प्रयोग करना चाहिए या नहीं? डेमोक्रेटिक सिस्टम सही है या नहीं? विज्ञान अभिशाप है या वरदान? एक टीचर होने के नाते मैं तन्वी के सारे सवालों के जवाब दे सकती थी, लेकिन वह सब तो उपसंहार के तहत उसकी टीचर उसे पहले ही बता चुकी थी। मुझे एक माँ की तरह उसकी समस्या का सटीक समाधान प्रस्तुत करना था, और उसके लिए मैं स्वयं को पूरी तरह प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी। तन्वी अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं स्थिर तन मन से रसोई में काम निपटाने लगी। सवेरे स्कूल जाने की जल्दी में मैं अक्सर खाने का आधी तैयारी रात में ही कर लेती हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने हमेशा की तरह आज की मीटिंग में भी मुझे सम्मिलित कर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। विषय था स्कूल में सेक्स एजुकेशन आरंभ करना। कुछ टीचर्स ने जब दबी जुबान में विपक्ष में तर्क रखे, पर चूंकि ऊपर के से निर्देश थे इसलिए पक्ष के तर्क में रखते हुए इसे तुरंत प्रभाव में लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया, और प्रिंसिपल मैडम की प्रिय सहेली और विश्वास पात्र होने के नाते यह जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी गई। मेरे मस्तिष्क में विचारों का बवंडर चल रहा था। कभी आंखों के आगे तन्वी का चेहरा आता तो कभी मीता का। हर विषय के 4 तर्क पक्ष में और 4 विपक्ष के में प्रस्तुत कर इंसान को क्यों असमंजस में डाल दिया जाता है। यहाँ तो ठीक है, ऊपर से निर्देश है इसलिए मानना ही है, अन्यथा निर्णय लेना वाकई में कितना मुश्किल हो जाता है। अपनी सोच में लीन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, प्रिंसिपल का रूम कभी का खाली हो चुका था। तमन्ना कुछ परेशान है, प्रिंसिपल मैडम ने पुकारा तो मेरी चेतना लौटी। देखो, प्रिंसिपल होने के अलावा मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। स्कूल की परेशानी हो या व्यक्तिगत परेशानी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं सोच रही थी कि यह सेक्स एजुकेशन वाकई में बच्चे के लिए सही साबित होगी या नहीं। दरअसल बच्चों को समझाने से पहले मैं स्वयं आश्वस्त हो जाना चाहती हूँ। उन्हें दुविधा में रखना मुझे उचित नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लगभग 30% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें यह शिक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहले ही इंटरनेट आदि संसाधनों के में से इस बारे में पर्याप्त जानकारी जुटा चुके हैं।
2 से 5% बच्चे इस जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। गर्भ निरोधक तरीकों को आदि की जानकारी से वे गलत राह पर जा सकते हैं। मैं हैरानी से प्रिंसिपल मैडम की बात सुने जा रही थी। जब वे जानती है कि बच्चे इस जानकारी का नाजायज फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर भी इसे लागू करने को क्यों तत्पर हैं। मेरी मानसिक ऊहापोह में सर्वथा अनजान वे अब अपना पक्ष रखे जा रही थी, लेकिन हमें इसे लागू करना है उन्हें से 65% बच्चों के लिए जो किसी न किसी कारण से इस तरह के ज्ञान से सर्वथा अनजान है। उन्हें गुमराह होने से बचाने के लिए उन्हें यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। बात और समझ लो, हमारा काम मात्र एक शिक्षा देना है, वह उसके गुण दोष गिनना नहीं। कौन या कितना इसका दुरुपयोग या सदुपयोग कर रहे हैं इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन मैडम उन्हें कौन सी राह अपनानी चाहिए कौन सी नहीं, यह मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। तमन्ना, हम एक निर्णय या निष्कर्ष पर सब पर कैसे थोप सकते हैं। हर इंसान की रुचि, स्वभाव, परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। कोई एक निर्णय पर सब पर थोपकर एक जैसा परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान है जिसकी प्रयोगशाला अति विस्तृत है। पूरा संसार ही इसकी प्रयोगशाला है। यहाँ एक ही परीक्षण अलग अलग लोगों पर अलग अलग समय में भिन्न भिन्न परिणाम देता है, इसलिए सबको एक ही लाठी से हाँकना नादानी है। हर इंसान को अपने स्वभाव, परिस्थिति और समय के अनुसार अपनी राह स्वयं चुननी होगी। प्रिंसिपल की बातों को सुन मेरी उलझन की भी कम होने लगी थी। मेरी सोच का दायरा व्यापक होने लगा था। हाँ, शायद अब मैं तन्वी के सवालों के जवाब दे सकती हूँ, उसकी समझ शंकाओं का निवारण कर सकती हूँ। मैं जान गई हूँ कि उसे इंटरनेट का प्रयोग रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसका प्रयोग सीमित समय के लिए और सही कार्य के लिए करती है। मैं उस पर पूरी निगरानी रखती हूँ। मैं जान गई हूँ कि मीता को एक फ्रीजिंग सुविधा का लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सास उसके बच्चे को खुशी खुशी पाल लेगी और मीता के करियर पर कोई आंच भी नहीं आने देंगी। प्रिंसिपल मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देकर वो बाहर निकल आई। शाम को होमवर्क के समय जब मैंने तन्वी की सारी शंकाओं का निवारण किया तो वह उत्साह से मेरे गले लग गई। आप मेरी मम्मा ही नहीं, सच्ची मार्गदर्शिका भी हैं। लेकिन मम्मा, डर लगता है कि अपने लिए सही राह चुनने जितना विवेक है मुझ में। क्यों नहीं, बिल्कुल है। अच्छा बताओ, अभी दिवाली पर तुमने फ्लोरल लेंथ अनारकली लेने की जिद कर रही थी। तुमने साक्षी को पहने देखा था और तुम्हें बहुत पसंद आया था, लेकिन जब मैंने दिलवाने के लिए गई तो तुमने लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि ट्रायल रूम में जब मैंने वह सूट पहनकर देखा तो वह मुझ पर ज़्यादा नहीं जम रहा था। मैं साक्षी जितनी लंबी नहीं हूँ ना, इसलिए बस तुरंत मैंने अपना इरादा बदल दिया और दूसरी ड्रेस ले ली। बस यही तो सविवेक है। अभी तुम्हारी उम्र ऐसी ही छोटे छोटे निर्णय सविवेक से लेने की है। जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हारी सोच का दायरा विस्तृत होगा, विचारों में परिपक्वता आएगी और तुम अपने लिए बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय भी आसानी से ले सकोगी। अपने लिए सही राह चुनते वक्त यह अवश्य ध्यान रखना कि अधिकांश बातों का सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। यह आपकी काबिलियत है कि आप कितना सकारात्मक पक्ष ग्रहण करते हैं। तुमने वह दोहा तो सुना ही होगा, सार सार को गही रहे थे थोता दई उड़ाए। अर्थात किसी भी चीज़ की अच्छी बात रख लो और थोती यानी खोखली बात उड़ा दो। तन्वी को सोच में डूबा देख मैं रुक गई। क्या हुआ, फिर कोई समस्या है? नहीं, समस्या नहीं बिल्कुल, बल्कि मुझे समाधान सूझ रहा है। अगली कक्षा में हम सभी को कोई न कोई विषय चुनना है। आज टीचर सभी विषय को उनसे जुड़े करियर के बारे में बता रही थी और हमेशा की तरह अंत में हमें असमंजस में छोड़ कर निकल गई। अब आप निश्चित करें कि आपको कौन सा विषय चुनना है। तो खींच उठी थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि वो सही थी। अपनी पसंद और काबिलियत के अनुसार निर्णय तो हमें ही लेना होगा। चूँकि मुझे मैथ्स पसंद है पर साइंस नहीं, तो क्यों न फिर मैं कॉमर्स ले लूँ। इसमें करियर के अच्छे विकल्प भी हैं। नेट पर और सर्च करती हूँ। तन्वी इंटरनेट पर व्यस्त हो गई थी। बेटी के भविष्य के प्रति आश्वस्त मैं उनकी आत्म निर्णय की बढ़ती क्षमता को मुग्ध भाव से निहारे जा रही थी।
आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।